दोस्तों नमस्कार। सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा है, फिर गड़बड़ी कहां पर है। बकायदा एनडीए का समर्थन प्रधानमंत्री मोदी को मिल गया, यानी तीसरी बार वो प्रधानमंत्री 9 तारीख को बन जाएंगे। फिर गड़बड़ी कहां पर है। चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, उन्होंने अपने भाषण में पूरी श्रद्धा और पूरी समर्थन के तौर पर अपने भाषण के एक एक शब्दों को प्रधानमंत्री मोदी के लिए निछावर कर दिया। फिर दिक्कत कहां पर है। और इन सब के बीच इंडिया गठबंधन अपने तौर पर जोड़ तोड़ से पीछे हट गया और यह माना गया कि एनडीए की सरकार के रास्ते में अब इंडिया गठबंधन कोई रुकावट डालेगा नहीं। तो फिर गड़बड़ी कहां पर है और किस बात का डर है कि आखिर एनडीए की सरकार जब चल निकलेगी तो उसके बाद इस देश के भीतर में क्या कुछ होगा। यानी तीसरी बार मोदी सरकार के सामने क्या वाकई कोई मुश्किल नहीं है, या फिर इंडिया गठबंधन की खामोशी, राहुल गांधी का प्लान इस देश के भीतर में असमानता, गरीबी, मुफलिसी को लेकर जो सवाल पूरे चुनाव में रेंगते रहे और उन्हीं मुद्दों के आश्रय बकायदा कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया जिसे न्याय पत्र का नाम दिया। तो क्या भारत की राजनीति में संसद के भीतर और बाहर पहली बार एक तरफ कॉरपोरेट और दूसरी तरफ इस देश की गरीबी टकराती हुई दिखाई देगी? क्योंकि सामान्य तौर पर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के रास्ते में कोई भी व्यवधान डाल सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सवाल तो यह है कि जिन मुद्दों को राहुल गांधी उठा रहे हैं और जिस तरीके से इस देश का जनादेश उभर कर आया है, उसने सरकार को चिता दिया है कि वो कॉरपोरेट के रास्ते ना जाए। उसने सरकार को चिताया है कि इस देश के भीतर में उस रिफॉर्म को ना पकड़े जिस रिफॉर्म के आश्रय इस देश में लोगों की जमीन छीन जाए, या फिर कॉरपोरेट के हवाले इस देश की सरकारी पूंजी सिमटती चली जाए और दूसरी तरफ इस देश में ना नौकरी बचे और ना ही महंगाई थामने के कोई उपाय बचे। तो क्या वाकई ऐसी राजनीति होने वाली है और यह मुश्किल क्या वाकई सरकार के सामने होगी? मोदी 3.0 सच क्या है, हम इन तमाम परतों को आज एक एक करके आपके सामने खोले। उससे पहले एक तस्वीर आज आपको शुरू में दिखला देते हैं। यह तस्वीर मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के बाहर की है। सामान्य तौर पर कांग्रेस का यूथ मोर्चा कभी भी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को घेरने निकला नहीं होगा, लेकिन कल जैसे ही कॉरपोरेट और सत्ता और मीडिया और उसके एग्जिट पोल के नेक्सस को राहुल गांधी ने उठाया, तो आज ही सड़क पर, मुंबई की सड़कों पर यूथ कांग्रेस के तमाम युवा नजर आने लगे। विरोध कर रहे थे और कह रहे थे इस नेक्सस को सामने लाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में तो जेपीसी की मांग हुई थी। और अगर इस कड़ी को आप समझना चाहते हैं और इसी के आश्रय मोदी 3.0 का संकट है क्या और इस देश के सामने कौन सी राजनीति अब शुरू होने वाली है, तो फिर दिल थाम के बैठिए। लेकिन उससे पहले इस तस्वीर को देख लीजिए। चिंता का पैसा लूटा है, 20 लाख करोड़ रुपया चिंता का पैसा लूटा है। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक बात तो तय है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बिना कॉरपोरेट के चल नहीं सकती है। एक बात यह भी तय है कि कॉरपोरेट और उसकी पूंजी, या कहें सही मामले में पॉलिटिकल कैपिटल कहें या फिर इकोनॉमिक एस्पेक्ट में पैसे की जरूरत और उसी आश्रय सरकार को चलाना और उसी आश्रय नीतियों को बनाना इस देश में बीते 10 बरस कुछ छुपा नहीं है। और शायद यही वजह है कि लगातार इस देश के छोटे व्यापारी हों या बड़े व्यापारी हों, इस देश के भीतर में अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ कोई भी तबका हो, उस तबके को प्रभावित करने वाली कोई भी नीतियां हो, उन नीतियों के आश्रय इस देश में बैंक की भूमिका हो या आरबीआई की भूमिका हो, और इसके ठीक समानांतर इस देश की जांच एजेंसियों की जो भी भूमिका रही हो, ये तमाम बातें लोगों के जहन में 2024 के चुनाव में रेंग रही थी। अब सवाल यह है क्या वाकई
उन पुराने रास्तों को प्रधानमंत्री मोदी छोड़ देंगे या फिर उन रास्तों पर कहीं तेजी से चलना चाहेंगे, क्योंकि वह जानते हैं इससे पहले कि कॉरपोरेट उनकी सरकार को लेकर फिसले और विकल्प के तौर पर विपक्ष की दिशा में देखना भी शुरू करे, उसमें कहीं ज्यादा तेजी लानी होगी। और इस तेजी का मतलब यह होता है कि कॉरपोरेट के पास भरपूर तादाद में पैसा आते चला जाए, इस देश के भीतर में रिफॉर्म बढ़ते चला जाए, और जो असमानता का राग इससे पहले राहुल गांधी गा रहे थे, वो असमानता इस देश के भीतर में और तेजी से बढ़ती चली जाए। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार को क्यों याद कीजिएगा? याद तो आपको करना होगा क्या वाकई पार्लियामेंट के भीतर कोई ऐसी पॉलिसी पास हो पाएगी जब 100 की तादाद में खुद कांग्रेस बैठी हो, विपक्ष के तौर पर 240 से ज्यादा सांसदों की मौजूदगी हो रही हो, राज्यसभा के भीतर शोर शराबा और वहां पर बराबरी की स्थिति आ गई हो, तो होगा क्या? लेकिन इस होगा क्या का संकट, उससे बड़ा संकट यह है कि जो वास्ते या जो दाव या जो साख जिस तरीके से कॉरपोरेट मित्रों की मोदी सरकार के साथ जुड़ी थी, अब उन्हीं रास्तों को एक एक करके आगे बढ़ाना है। हमारी टीम ने इस पे बड़ा काम किया और उसने निकाला कि दरअसल 5 बड़े रिफॉर्म, 3 बड़े क्षेत्र और इस देश के भीतर में जांच एजेंसियों की मंत्रालयों के जरिए भूमिका, इन 5, 6, 7, 8 बातों पर आप गौर कर लीजिए। पहली बात, सीबीआई होम मिनिस्ट्री के तहत आती है, तो होम मिनिस्ट्री किसी दूसरे दल को दिया नहीं जाएगा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी और आईटी इस देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत आती है, तो फाइनेंस मिनिस्टर भी किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के हवाले किया नहीं जाएगा। और इसका एक मतलब यह भी है कि सीबीआई और ईडी के हवाले जो इस देश के पॉलिटिकल नाम हैं, उन नामों पर सरकार तीसरे टर्म में खामोशी बरत लेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहला नाम तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है और 3 महीने के बाद हरियाणा में चुनाव होने हैं और हरियाणा में बीजेपी की स्थिति नाजुक है, तो क्या भूपेंद्र हुड्डा भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले जाएंगे या फिर राजनीतिक तौर पर वह भी जेल में नजर आएंगे? क्योंकि आज ही सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी लालू प्रसाद यादव के खिलाफ और उसमें 70 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया। 6 जुलाई को उसकी सुनवाई होनी है, यानी रवानगी बड़ी तेजी के साथ होगी। यह तो पहला संदेश साफ है और तमाम जांच एजेंसियों से जुड़े मंत्रालय सरकार अपने हाथ में रखेगी। दूसरा सवाल जो रिफॉर्म को लेकर है, उस रिफॉर्म के दायरे में संयोग से कॉरपोरेट को लाभालाभ है और उस लाभालाभ को हर हाल में कॉरपोरेट तक इसलिए पहुंचाना है क्योंकि इससे पहले उनके जरिए जो भी इकोनॉमी संभाली गई राजनीतिक तौर पर और इस देश के भीतर में अलग अलग नीतियों का ऐलान कर लाभार्थियों की जो तादाद को बढ़ाया गया, वो पैसा भी कहां से आ रहा था। और सच तो यह है कि इस देश के भीतर में 900 से ज्यादा योजनाएं जो सरकार ने लागू की, उन सभी योजनाओं के लिए पैसा तो दूर की बात है, 700 से ज्यादा योजनाओं में पैसा 50% भी दिया नहीं गया। तो फिर ऐलान दर ऐलान और उस ऐलान के साथ साथ कॉरपोरेट को लाभ, तो वो 5 रिफॉर्म की स्थिति को पहले परख लीजिए। इस देश में सबसे बड़ा रिफॉर्म लेबर और लैंड के क्षेत्र में करना है। लेबर और लैंड का मतलब बहुत साफ है, जिन क्षेत्रों में जमीन चाहिए इस देश के बड़े कॉरपोरेट हाउसेस को, जिन क्षेत्रों में मजदूरों की तादाद एक लिहाज से इतनी बड़ी तादाद फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाए जहां पर मिनिमम वेजेस भी बताने की जरूरत ना पड़े, उसके लिए रिफॉर्म लेबर और लैंड के क्षेत्र में बड़ा व्यापक होना है और इसका लाभ इस देश के कॉरपोरेट को मिलना है, बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों को मिलना है, इससे कोई इनकार करेगा नहीं। दूसरा बड़ा रिफॉर्म इस देश के भीतर में ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में है, जहां पर लिथियम सेल बैटरी भी है और ईवीज का प्रोडक्शन भी है, और वह भी इस देश के 2 बड़े कॉरपोरेट हाउसेस उसमें घुस चुके हैं। यानी यहां पर भी आप कोई समझौता करने को तैयार नहीं होंगे और इससे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को क्या लेना देना। और तीसरा बड़ा रिफॉर्म फिर से लौटिए उन्हीं किसान पे जहां पर फार्म लॉस को एक लगाकर ठहरा दिया गया था। इस जगह पे दोबारा से कदम कहीं दूसरे माध्यमों से बढ़ेंगे तो उसे रोकेगा कौन? और रोकने की स्थिति में जब उस पर मुहर लगेगी
और कानून की शक्ल में आएगा तो वो कैसे मैनेज करना है, ये मैनेज तो बकायदा चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ही करेंगे। वो विरोध तो दूर, वो मैनेज करेंगे। ऐसी परिस्थिति आपको दिखाई 3 महीने के भीतर दे जाएगी। अब सवाल है, फिर भी घबराहट क्यों है? सवाल यह है कि ये तमाम रिफॉर्म जो हो रहे हैं, और चौथा रिफॉर्म यह भी है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। जीएसटी के भीतर भी संशोधन करने की सोच इस दौर में आ चुकी है। तब सवाल यह है, क्या वाकई इस दौर में तमाम नीतियां इस इंडिया गठबंधन द्वारा उठाए गए मुद्दों के खिलाफ ही जा रही है, या इंडिया गठबंधन ने जिन मुद्दों को उठाया उन मुद्दों पर सरकार चलने को तैयार नहीं और अपने हिसाब से उसको नए शक्ल में लाकर सामने रख देगी, जहां पर इंडिया गठबंधन टिक ना पाए। और यहीं से सवाल शुरू होता है कि घबराहट इस बात को लेकर है कि जनादेश अगर मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ गया है तो उस खिलाफ जाने वाली नीतियों को दोबारा लागू करने की और कराने की हिम्मत आप कैसे पाल लेंगे? अब यहां पर एंट्री सही मायने में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की होती है। उन्हीं के जरिए, उन्हीं के समर्थन से और उन्हीं की पॉलिसी के तहत, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू, अगर आप याद कीजिए तो पूरा आईटी सेक्टर जो आपको हैदराबाद में नजर आता है वो चंद्रबाबू नायडू की देन है। चंद्रबाबू नायडू अपने तौर पर खुद ही जिस टेक्नोलॉजी सेवी का जिक्र करते हैं उस रास्ते वह भी आधुनिकतम अमरावती को जो आंध्र की राजधानी के तौर पर वह क्रिएट कर रहे हैं वह भी उसी धारा के अनुकूल है जो प्रधानमंत्री मोदी की धारा है। अब यहां पर सवाल नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार कहां, कैसे, कब फिट बैठेंगे, क्योंकि वह जिस प्रदेश से आते हैं वो प्रदेश बेहद गरीब है। बिहार की जनता इस बात को मान लेगी कि खुद अपने तौर पर पता नहीं विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद भी राज्य की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों में कितना सुधार होगा। जितना पैसा आएगा वो राजनीति खत्म कर देगी, या फिर उस विशेष राज्य के बाद भी नीतीश की राजनीति को दिल्ली में बैठकर खत्म किया जाएगा। यह दोनों अंतर्विरोध हो सकते हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में जब नीतीश कुमार यह कहते हैं कि सब कुछ आपका और जो कुछ नहीं मिला है वह भी 2029 में आप ही को मिल जाएगा, तो यह घबराहट पैदा मोदी और शाह दोनों को करते हैं। सुनना चाहिए वो किस अंदाज में अपनी बात को रखते हैं। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं, और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे, और जो भी हर राज्य का है। और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे, और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। असल में बिहार की राजनीति कहें या नीतीश की अपनी राजनीति, वह चंद्रबाबू नायडू के विकसित आंध्र प्रदेश और प्रधानमंत्री मोदी के विकसित राष्ट्र की सोच में कहीं फिट बैठती नहीं है। और जो फिट नहीं बैठती है उसके बावजूद भी अगर साथ खड़े होना है तो ठीकरा तो नीतीश कुमार के माथे पर ही फूटेगा, क्योंकि राजनीतिक तौर पर अब सरकार को जिस रास्ते पर चलना है और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जिन मुद्दों को संसद के भीतर और बाहर उठाएगा, या कांग्रेस अपने 100 सांसदों के जरिए जिन मुद्दों को अब उठाना चाहती है, उसमें उसके सामने बड़ी साफ लकीर है। इस देश की महंगाई, इस देश के भीतर की असमानता, इस देश के भीतर में कॉरपोरेट की लूट, इस देश के भीतर में रईसों को मिलने वाली छूट, इस देश के किसान मजदूरों के सवाल, इस देश के भीतर में गरीब महिलाओं को मेन स्ट्रीम से कैसे जोड़ा जाए ये सवाल, ये तमाम सवाल उस असमानता के दायरे में सरकार से टकराएंगे। और कांग्रेस को यह लगने लगा है कि जब 2024 का जनादेश उस दिशा में गया तो सरकार को जब कॉरपोरेट और पूंजी के रास्ते में ही चलना है तो वो कितने दिन टिक पाएगी, और अगर नहीं चल पाएगी तो फिर एक बड़ा सवाल यह भी होगा कि दूसरी तरफ तो कांग्रेस है ही, और इस देश के भीतर में
अगर बीजेपी थकती है तो अल्टरनेटिव या विकल्प के तौर पर कांग्रेस की ही मौजूदगी रहती है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल यह है क्या वाकई सरकार उस रास्ते पर चलना उसकी मजबूरी है, और उस मजबूरी के तहत वो कहीं ज्यादा और तीखे सवाल राजनीतिक तौर पर तीसरे दौर में उठाने वाली है? बिल्कुल। इसीलिए वो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट भी किसी को नहीं देगी, क्योंकि उसको पता है स्पेक्ट्रम का खेल इस देश में बड़ा है। कम्युनिकेशन के फील्ड में एक बड़े तरीके से एक रेवोल्यूशन इंडिया में होना, और इंडिया अभी खुला बाजार है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बड़ी बड़ी कंपनियां या अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत में जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनकी नजर भारत के लैंड पर है, उनकी नजर भारत के एग्रीकल्चर पर है, तो उनकी नजर भारत के डिजिटल इंडिया के बाद उस स्पेक्ट्रम को लेकर भी है, जिस स्पेक्ट्रम की बोली लगाने के लिए पार्लियामेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यह खेल तकरीबन 10 लाख करोड़ का है, यानी अगले 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ इस स्पेक्ट्रम से जुड़े हुए हैं। और यह किसी भी दुनिया के किसी भी देश में जो विकासशील या गरीब देश है, उनकी स्थिति भारत सरीखी नहीं है कि यहां की इकोनॉमी भी उस पैसे को रिटर्न करने की स्थिति में है, क्योंकि भारत का एक बड़ा तबका जिसके पास पैसा है, वो तबका अपने आप में तकरीबन 20-30 करोड़ लोगों का है। बाकी को भूल जाइए, वहां से पैसे की उगाही और वही बड़ा मार्केट है। तो कम्युनिकेशन के फील्ड में स्पेक्ट्रम की बोली जो 5 वर्ष में 10 लाख करोड़ का खेल कर सकती है। और उसके बाद अगला सवाल उस पब्लिक सेक्टर के माता ताने वाले जो भी इंडस्ट्री और पीएसयू हैं, उनसे जुड़े लैंड का है। उस लैंड की कीमत, चाहे वो रेलवे का लैंड हो, चाहे डिफेंस का लैंड हो, चाहे अलग अलग, चाहे वो इंडियन ऑयल का लैंड हो, या कहीं भारत के भीतर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ लैंड हो, अगर इन तमाम लैंड को देखते चले जाइएगा और उनकी मौजूदा वक्त में आज की तारीख में अगर आप बोली लगाना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, तो एक आसान शब्दों में समझ लीजिए कि आज उस लैंड की बोली अगर सरकार लगवाती है तो तकरीबन उसमें भी 6 से 10 लाख करोड़ का मोनेटाइजेशन तुरंत हो जाएगा, एक झटके में हो जाएगा। तो पैसे की कमी नहीं है। और यहीं पर सवाल यह है कि अगर कम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम का फील्ड है और अगर उसके साथ लैंड का फिल्म है, तो तीसरी मिनिस्ट्री जो है वो कोल से जुड़ी हुई है, यानी इस देश के भीतर में जो कोल ब्लॉक्स हैं उनको भी तो बेचा जाना है, और बड़ी तादाद में उसके लिए भी पावर सेक्टर से जुड़े हुए लोग, पोर्ट से जुड़े हुए लोग, यानी वही कॉर्पोरेट मित्र, और उनकी संपत्ति इस दौर में जो बढ़ेगी और जिस लिहाज से जो फाइनलाइज चीजें हो रही हैं, उसमें कोई शक मत कीजिएगा। अगर इस सरकार उस रास्ते पर चल पड़ेगी तो फिर क्या अंबानी और क्या अडानी, इनको अभी आप 9वें, 10वें, 11वें, 12वें नंबर पर देखते हैं दुनिया के रईसों की फहरिस्त में, तो एक झटके में वाह बहुत कम वक्त लगेगा जहां वो तीसरे, दूसरे और पहले नंबर पर भी खड़े हो सकते हैं। क्योंकि ध्यान दीजिए, रिजल्ट आने के बाद अंबानी के सारे शेयर डाउन हो गए, एग्जिट पोल के वक्त अडानी के सारे शेयर ऊपर चले गए, यानी बड़े कॉर्पोरेट ने एग्जिट पोल के बाद शेयर को बढ़ते देखा, रिजल्ट आने के बाद नीचे जाते देखा, और उसके बाद अगले 48 घंटों में क्या हुआ, दोबारा शेयर की वही स्थिति आ गई जहां पर वो खड़े थे। तो इसका मतलब है पूंजी पंप कहां से करना है, उस पूंजी के आसरे कैसे और पूंजी को बनाना है। सवाल यह नहीं है इस देश में रोजगार कैसे पैदा करना है, सवाल यह भी नहीं है कि बड़ी इंडस्ट्रीज कैसे प्रोडक्शन से जुड़े, सवाल तो यह है कि बड़ी तादाद में इस देश के मजदूर कैसे उस इंडस्ट्री में खपने को तैयार हो जाएं, और दूसरी तरफ एग्रीकल्चर का रास्ता छोड़ दें जो भारत में लगभग 65% आबादी को पनाह दिए हुए है। राजनीतिक तौर पर यह परिस्थिति चंद्रबाबू नायडू की उस सोच के अनुकूल है जहां पर राजनीतिक तौर पर वो अमरावती शहर को देखते हैं, जिसके लिए उनके दिमाग में बड़ी बड़ी योजनाएं हैं। और शायद इसीलिए आज जब वो खड़े हुए तो बताए कि इस दौर में सबसे बेहतरीन नेता दूसरा कोई नहीं है। इंडिया इज हैविंग राइट लीडर, राइट टाइम, दैट इज नरेंद्र मोदी। This is a very good opportunity for India. If we miss now, we will miss forever. That is where we are having wonderful opportunity. You are seeing globally today, all countries are having 1 or 2%, 3% growth rate. India is growing
at the highest growth rate for the last 10 years. यानी एक बड़ी राजनीतिक गूंज तीसरे टर्म से जाकर जुड़ चुकी है। और इस तीसरे टर्म का मतलब बहुत साफ है कि कॉरपोरेट अभी तक मित्र के तौर पर नजर आते हैं, लेकिन कॉरपोरेट के आश्रय सरकार को चलाना और नीतियों को बनाने का खुला खेल इस तीसरे टर्म में खुलकर उभरने वाला है। राजनीतिक तौर पर कोई भी कहेगा यह कैसे संभव है कि 2024 के चुनाव में जब जनता ने प्रधानमंत्री मोदी की इन्हीं नीतियों के खिलाफ वोट दिया है तो फिर वो उसी रास्ते पर कैसे चल सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि 2029 को लेकर अभी से सोचा जाए या फिर 2027 में जब यूपी का इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद 2029 की बिसात भी बिछा ली जाएगी, यह सोचा जाए। और इस सोचने और नहीं सोचने के फर्क के भीतर का अंतर यह है कि सामान्य तौर पर जो कल तक आपको करप्शन नजर आता था, अगर वो ऑर्गेनाइज्ड पॉलिसी के तौर पर इस देश के भीतर में चलने लगे तो करप्शन की परिभाषा भी बदल जाएगी। और शायद इसीलिए आज प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र एनडीए और यूपीए का जिक्र करते करते इस बात को बताने से नहीं चूके कि उस दौर में भी क्या होता था और इस दौर में वो क्या कर रहे हैं। और ध्यान दीजिए तो जो भी कोल ब्लॉक्स बेचे गए थे कांग्रेस के कार्यकाल में और इस दौर में जो कोल ब्लॉक्स को बेचा गया, उस दौर में जो स्पेक्ट्रम यानी 2G स्पेक्ट्रम बेचा गया था, इस दौर में जो 5G स्पेक्ट्रम बेचा गया, इन दोनों का अगर आप एनालिसिस कीजिएगा तो आप समझ जाइएगा कि उस दौर में करप्शन था। इस दौर में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है उसने पूरे करप्शन को खत्म कर दिया। यह एक ऐसी परिभाषा है जो कमोवेश हर मंत्रालय हर क्षेत्र के भीतर आ जानी चाहिए और यह समझ होनी चाहिए। अब सवाल है नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू को इससे क्या लेना देना, क्योंकि प्रधानमंत्री तो खुद को करप्शन फ्री बतला रहे हैं और करप्शन का जिक्र पुराने घोटालों से कर रहे हैं जो 10 बरस पहले जिन बातों का जिक्र होता था। यानी राजनीतिक बिसात जो बिछाई जा रही है उसमें यह सरकार कैसे चलेगी। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठाकर वो जान रहे हैं कि इन मुद्दों के आश्रय ही सरकार को आगे बढ़ना है, तो फिर अगले चुनाव में या इस दौर में जो राज्यों के चुनाव होंगे वहां पर कांग्रेस धीरे धीरे मजबूत होगी, क्योंकि इस दौर में कांग्रेस को दुगनी सीटें मिल गई पिछली बार की तुलना में। और उनकी अपनी पॉलिसी जो उन्होंने अपना मैनिफेस्टो बनाया उस पर जनता की सहमति ही नहीं हुई, बल्कि इस देश के तमाम क्षत्रप चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड, सभी उस रास्ते चलने को मजबूर हो गए और उन्होंने माना कि दरअसल यह करना होगा। और शायद इसीलिए इस दौर में प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जो पहले थे अमित शाह, इस बार कौन सा पद उन्हें मिलेगा यह तो इंतजार करना होगा। लेकिन मोदी शाह या कहें गुजरात लॉबी के भीतर डर इसी बात का है कहीं यह राजनीति एक झटके में पार्लियामेंट शुरू होने के बाद नेकेट ना हो जाए, यानी खुलकर सामने ना आ जाए। इसीलिए अभी से ही उन नीतियों को बताते हुए मौजूदा वक्त में अपनी बिना करप्शन की सरकार का जिक्र करते हुए पुराने दौर के करप्शन का जिक्र करने से प्रधानमंत्री भी चूक नहीं रहे हैं। एनडीए ने हमेशा करप्शन फ्री, रिफॉर्म ओरिएंटेड स्थिर सरकार देश को दी है। जब जब हमें अवसर मिला हम लोगों ने काम किया है। उसके सामने कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए, अब उन्होंने पुरानी अपनी छवि सुधारने के लिए नाम बदल दिया, लेकिन पहचान घोटालों की है। आए दिन घोटाले यही पहचान रही है। और नाम बदलने के बावजूद भी देश उनके घोटालों को नहीं भुला है, उनको नकारा है। ध्यान दीजिए तो इस पूरी प्रक्रिया के भीतर 3-4 बड़े सवाल छुपे हुए हैं। पहला सवाल तो यही है कि बीते 10 बरस में कॉरपोरेट के अनुकूल होने वाली सरकार अब अगले 5 बरस में कहीं ज्यादा कॉरपोरेट अनुकूल होने वाली है। दूसरा बड़ा सवाल, जो पूरा का पूरा पॉलिटिकल फंडिंग जो इलेक्टोरल फंड के जरिए हम लोगों की आंखों के सामने आया, अब उसका विकल्प इस देश की नीतियों के साथ खोजा जा रहा है, जिसमें स्पेक्ट्रम भी है, लैंड भी है, लेबर भी है, ग्रीन एनर्जी भी है, कोल माइंस भी है, वो तमाम चीजें हैं जो आप सोच सकते हैं। और जीएसटी का रिफॉर्म भी है।
यानी पॉलिटिकल फंडिंग या पॉलिटिकल पैसा कैसे आए और उसी के आसरे राजनीति साधी जा सकती है, इसके रास्ते इस देश के भीतर में गवर्नमेंट की पॉलिसीज के जरिए बढ़ेंगे। और वो पॉलिटिकल पॉलिसी जो बनेगी वो कैबिनेट की मीटिंग से निकलेगी, जहां पर पार्लियामेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन उस कैबिनेट की बैठक में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की मौजूदगी होगी, या उनके मंत्रियों की मौजूदगी होगी, या फिर उनको वैसे मंत्रालय दिए जाएंगे जिनकी जरूरत ना पड़े उस कैबिनेट की बैठक में। ये सारे सवाल हो सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दरअसल ये पूरी की पूरी इकोनॉमी और उस अर्थव्यवस्था के आश्रय सरकार का चलना चलाना आखिर में जाएगा तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के ही कांधे पर। बीजेपी तो पहले से चली आ रही थी, अब उसमें तेजी आएगी। पहला सवाल यह है। दूसरा सवाल है इस देश की जो एजेंसियों को लेकर सवाल था। एक तरफ इकोनॉमिक रिफॉर्म है और इस देश में सरकार की संपत्ति को बेचने की परिस्थिति, और तीसरी तरफ जांच एजेंसियां हैं। जांच एजेंसियां अपने तौर पर पॉलिटिकल वे में काम करती रहेगी और उसमें और तेजी आएगी, लेकिन इस बार उसके दायरे में पॉलिटिशियन से जुड़े उन व्यापारियों को, उन बिजनेस पर्संस को पकड़ा जाएगा और उनको दायरे में लिया जाएगा, और वह बहुत तेजी से आपको शिफ्ट होते हुए दिखाई देंगे। यानी अभी तक जो भी पूंजी मिल रही थी जिस भी सरकार को, राज्य सरकारों में जो छत्रप के तौर पर थे, ऐसा नहीं है कि उनकी पाइपलाइन इस दौर में खुल जाएगी, बिल्कुल नहीं, वह पाइपलाइन भी बंद ही रहेगी। तो यह दूसरी परिस्थिति आ गई। और तीसरी परिस्थिति, यह सबसे मुश्किल भरे हालात सिर्फ इतने हैं कि इस दौर में कांग्रेस पूरे तरीके से तैयार है कि इस देश के उन मुद्दों पर ही चलेगी जिन मुद्दों को लेकर उसने अपना न्याय पत्र शुरू किया। यानी असमानता खत्म होनी चाहिए, गरीबी और गरीबों को मुख्य धारा में लाना होगा, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना होगा, इस देश में कॉरपोरेट को मिलने वाले लाभ को रोकना होगा, जो कर्ज लिए हुए हैं उनको पकड़ना होगा, बैंकों के ऊपर नकेल कसी जानी चाहिए। आरबीआई जिस तरीके से सरकार के लिए सब कुछ देने को तैयार हो जाती है, उसका व्हाइट पेपर लेकर आना होगा। यानी कांग्रेस अपने तौर पर तैयार है कि इस देश की इकोनॉमी से जुड़े हुए जो भी लूपहोल्स हैं, इस बार उस पार्लियामेंट के भीतर वो निकलकर सामने आ जाएं, और इसी लिहाज से पूरी कांग्रेस अपने आप को तैयार कर रही है। और यह सबसे बड़ा डर है कि अगर यह परिस्थिति राजनीतिक तौर पर सामने आएगी तो सबसे पहला राज्य तो महाराष्ट्र है, जहां के तमाम प्रोजेक्ट्स गुजरात चले जरूर गए, लेकिन इस दौर में इन्वेस्टमेंट रुका हुआ है, महाराष्ट्र में भी नहीं आ रहा है, हरियाणा और उसमें खासतौर से गुरुग्राम की भी यही स्थिति हो चली है। तो क्या वाकई इस देश की अर्थव्यवस्था का दबाव या कॉरपोरेट के दबाव के तहत मोदी सरकार के तीसरे टर्म की शुरुआत होगी, और दूसरी तरफ यही दबाव राजनीतिक तौर पर कांग्रेस उभारेगी, और यह अगर राजनीतिक तौर पर मुद्दा जनता के जहन में बन जाता है तो फिर मोदी शाह का डरना जायज है। सियासत का ये रंग आपको नजर आएगा। शपथ तो होने दीजिए 9 तारीख को शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।